यस मैम। मैम डीओ का आपने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया? कैलकुलेशन डीओ की, डीओ की हाँ कैलकुलेशन। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे एनालिसिस में, हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस में डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। मैं गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो ये केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर हम लोगों ने देखा था। तो इसमें आप लोगों ने डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए कौन सा मेथड यूज किया था? विंकलर्स मेथड, है ना। विंकलर्स मेथड में क्या होता था? किसी को कुछ याद है? कोई कुछ बताएगा मुझे पहले कि विंकलर्स मेथड में क्या कर रहे थे हम लोग? स्टूडेंट्स प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। हम लोग विंकलर्स मेथड में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? कैसे डिजोल्व ऑक्सीजन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं? मैम टाइट्रेशन के थ्रू, टाइट्रेशन के थ्रू। तो कौन सोडियम कौन सा? थायोसल्फेट से। हाँ, सोडियम थायोसल्फेट से हम टाइट्रेट करते हैं। मेन बेस क्या होता है इस पूरा डिजोल्व ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए? बेस क्या है? क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट में? हम्म? क्या मैम कर रहे मैम हैं? पोटेशियम आयोडाइड को मेनली ऑक्सीडाइज कराया जाता है, जिससे वो आयोडीन में चेंज हो जाता है और फिर आयोडीन स्टार्च टेस्ट देता है तो पता चलता है कि कितना ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ है। तो ये तो आयोडीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? आप यहाँ मैम पर ये जितनी हाँ बोलिए। मैम जितनी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी वो उसी हिसाब से केआई से रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज करेगी। हाँ, तो जितनी आयोडीन लिबरेट होगी ना, आपके तो जितनी आयोडीन लिबरेट होगी इसका मतलब उतना ही हमारे पास ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन था, है ना। तो मेन यहाँ पर क्या करना होता है हमको? पोटाशियम आयोडाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, मतलब ये कौन कर रहा है? ये आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कर रहा है। और फिर जितनी आयोडीन लिबरेट हुई उसको हम लोग ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर दिया, ठीक है। और स्टार्च इंडिकेटर डाल करके टाइट्रेट कर दिया। जितना टाइट्रेशन में आपका सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये मॉलिकुलर स्टेट में है और मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो होती है पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके आयोडीन को लिबरेट नहीं कर सकती है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है कि डिजोल्व ऑक्सीजन को हम किस पे चेंज करते हैं फिर? मतलब मॉलिकुलर, नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन को में चेंज करने के लिए हमको क्या फिर रिएजेंट यूज करना पड़ता है? which reagent we are using? Which reagent we are using? मैम मैंगनीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो होता है उसको हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमको मैग्नीज हाइड्रोक्साइड मिल जाए। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में क्या करता है? मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एक कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है ना। ये इट इज यूज एज एन ऑक्सीजन कैरियर टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन बिटवीन KI एंड ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या ना, अब हम जो आपका मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? आपको मैग्नीज मैम, सल्फेट और, यस बोलिए। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब बोलो, अभी कुछ वॉइस क्लियर हुई? हाँ, अभी मैम कुछ एक्चुअली voice- बहुत लो है वॉल्यूम आपकी वॉइस की, तो बहुत क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर तो मैं लैब में ले रही हूँ लेक्चर। जस्ट मिनट, फिर आप थोड़ा सा बिना वेट करो, मैं जरा यहाँ पे पता करती हूँ वहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट
स्टूडेंट्स अभी कुछ बेटर हुई क्या वॉइस मेरी? यस मैम। ये तो एक काम कर सकते हो ना, मैं शायद मोबाइल से अपने वॉइस कर लूँ, है ना, यहाँ से ऑफ कर देती हूँ, उसको देखती हूँ इससे भी ठीक चल जाए। मैम एक बार ईयरफोन या हेडफोन ट्राई करिए, शायद उससे वॉल्यूम तेज आए। एक मिनट जरा। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे लैब में बैठी हूँ, इसमें ब्लूटूथ का मेरे पास तो हेडफोन है, ब्लूटूथ है, मगर यहाँ का मुझे नहीं पता कि इसमें इनके सिस्टम में ब्लूटूथ है या नहीं है। अभी अच्छा, अब देखो मेरी वॉइस मोबाइल से नहीं हो पाएगा, मुझे मेरी इको आ रही है। यस मैम। तुम लोगों को भी वॉइस में इको आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा। अब कुछ समझ में आ रहा है? आ रही है आवाज? यस मैम अब ठीक है, जब आप पास से बोल रही हैं तो थोड़ी वॉइस सही आ रही है। तो मैं थोड़ा पास में करूँ। अब आ रही है और ठीक है ये हुई वॉइस कुछ? यस मैम। तो अभी हम लोग केमिकल एनालिसिस की जब बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई जो मैग्नीज सल्फेट है उसको हम लोगों ने KOH से रिएक्शन कराया तो आपको क्या बना? मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बना। और ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड क्या मेन काम कर रहा है? ऑक्सीजन कैरियर का काम कर रहा था। इसने ऑक्सीजन को ट्रैप कर दिया था और MnOH का होल्डवाइज बना था। ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ना। और उसके बाद जब हम फिर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सोल्यूशन वापस से क्लियर हो जाता है। ये बात बताई थी ना मैंने, सोल्यूशन फिर क्लियर हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग उसमें फिर जब सोल्यूशन क्लियर हो जाता है ये, अब क्या करा हम लोगों ने, उसमें KI डाला तो क्या हो गया इसमें, फिर आयोडीन लिबरेट होती है ना। फिर आयोडीन लिबरेट हो गई, फिर उसमें स्टार्च, फिर हम उसको टाइट्रेट करते हैं और स्टार्च इंडिकेटर की प्रेजेंस में। और फिर दूसरी बात हम लोगों ने ये डिस्कस करी थी कि अगर हमारे वाटर में नाइट्रेट है, फेरिक आयंस है, ये क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? आयोडाइड से आयोडीन, आयोडाइड से I2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो हमारे पास जो रीडिंग आती है या जो कैलकुलेशन आता है, हमने कहा कि जितना सा I2 बनेगा मतलब उतना ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगा। अब अगर ये खुद भी नाइट्रेट और फेरिक आयंस भी क्या करने लग जाते हैं, आयोडाइड से I2 बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आयोडीन की वैल्यू ज्यादा आ जाती है। आयोडीन की वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो हमारे पास कैलकुलेशन में ऑक्सीजन की वैल्यू भी ज्यादा आ जाती है। सो दिस गिव्स द पॉजिटिव एरर। To overcome this problem, we have to add sodium azide, है ना। हम लोग सोडियम एजाइड, अल्कलाइन सोडियम एजाइड हम यूज करते हैं, और सोडियम एजाइड के Na3 है। तो ये Na3 क्या करता है, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, है ना, उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। तो ये जो हम लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशंस करे, दिस इज नोन एज एल्स्टरबर्ग मॉडिफिकेशन। इसके अलावा हमने दूसरा एक मॉडिफिकेशन बताया था जिसमें हम ये कह रहे थे कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे फेरस है, सल्फाइड है, सल्फाइड है, ये क्या करते हैं, I2 से I माइनस में रिड्यूस करने लग जाते हैं। अब जब ये रिडक्शन करने लग जाते हैं तो जितनी आयोडीन लिबरेट होती है तो वापस से I माइनस में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास I2 की वैल्यू कम आती है। जब I2 की वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू भी हमारे लिए कम आएगी। तो ये हमारी नेगेटिव एरर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू ऐड KMnO4 सॉल्यूशन, है ना। और ये जो आपका मॉडिफिकेशन होता है, दिस इज नोन एज रीडिच-स्टीवर्ट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये बाकी प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने N1 V1 = N2 V2 से कैलकुलेशन करा था। फिर हमारे पास जो भी नॉर्मेलिटी आई थी,
नॉर्मलिटी को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 8 क्यों से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था? क्योंकि 8 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 क्या इक्विवेलेंट वेट है। और फिर जितना भी आपका आंसर आया उसको आपने क्या करा था? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया था? क्योंकि वी आर टेकिंग आंसर इन मिलीग्राम पर लीटर मीन्स ppm। वो ग्राम पर लीटर था, यू हैव टू चेंज द ग्राम इनटू मिलीग्राम, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। मेरी वॉइस आ रही है अभी ठीक से? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फ्री क्लोरीन की अगर बात करें तो फ्री क्लोरीन को भी हमने पहले बताया था, सेम यही प्रोसीजर है। फ्री क्लोरीन के लिए सीधे सीधे हमने KI डाला और KI डालते Cl2 को क्या करेगा? आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा और फिर वो स्टार्च इंडिकेटर के प्रेजेंस में G2 कॉम्प्लेक्स आ गया और वही हम लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट को भी क्या कराया? टाइट्रेट करा दिया और आपका जितना भी सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ की रीडिंग हमने नोट कर ली और N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 की कैलकुलेशन से हम लोगों ने वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी N1 कैलकुलेट कर दी। जितना भी हमारे पास N1 आया उसको हम लोगों ने 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 35.5 से मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि क्लोरीन का आपका जो इक्विवेलेंट वेट होता है 35.5 होता है। फिर से ये ग्राम में आंसर था, मिलीग्राम में चेंज करने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्लोराइड। क्लोराइड का कंटेंट को भी जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है वो आप लोगों ने मेरे ख्याल से BSc में करा होगा, क्लोराइड कंटेंट का फ्रॉम द मोर्स मेथड। यस मैम। है ना? फ्रॉम द मोर्स मेथड क्या होता है? मोर्स मेथड में क्या करते हैं, कुछ याद है? क्लोराइड कंटेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वाटर? मैम AgNO3 को ब्यूरेट में डाल लेते हैं और जो वाटर सैंपल होता है उसको कोनिकल फ्लास्क में, उसके बाद उसमें रिएजेंट ऐड करते हैं और जब क्या हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर टाइट्रेंट क्या यूज कर रहे हैं और आपको इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या है? कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग? हम KMNO4 ना पोटाशियम क्रोमेट। मैम पोटेशियम क्रोमेट करते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसीजर में लिखा भी वहाँ पर। तो आप देखो पहले प्रोसीजर समझ लो। प्रोसीजर में हमने क्या करना है कि पहले हम लोग वही आप जितने भी 100 ml 50 ml व्हाटएवर यू आर टेकिंग द वाटर सैंपल सॉल्यूशन, उसमें आप थोड़ा सा वो इंडिकेटर डालते हैं। क्या इंडिकेटर यूज करते हैं? पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट हमने इंडिकेटर डाल दिया। अब ब्यूरेट में हम लोगों ने क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं हम लोग। सिल्वर नाइट्रेट से इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की स्ट्रेंथ आपको पता है क्या? N/50 लो या जितना भी आपको नॉर्मलिटी लेनी है वो तो स्टैंडर्ड आप लोगे कुछ भी AgNO3 को आपने ले लिया, उसकी नॉर्मलिटी आपको पता है। अब क्या करोगे? ब्यूरेट में आपने ले लिया और जब भी अब आपने कॉनिकल में अपना वाटर सैंपल लिया है, टाइट्रेट कर रहे हो पोटाशियम क्रोमेट में एज इंडिकेटर पड़ा हुआ है। व्हेन यू आर टाइट्रेटिंग इट तो आप देखोगे इनिशियली कुछ व्हाइट से प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, हल्का सा बनेगा फिर डिसॉल्व हो जाएगा, हल्का बनेगा फिर डिसॉल्व हो जाएगा, है ना? तो टाइट्रेशन जब आप करते हो फिर थोड़ी देर बाद जब आप लगातार टाइट्रेट करते हो तो एक परमानेंट रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। जैसे ही वो परमानेंट वर्ड हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर भी आएगा तो थोड़ा बहुत डिसअपियर हो जाए। तो आप फिर से टाइट्रेट इतना करते हैं कि आपको परमानेंट है ना रेडिश ब्राउन कलर आ जाए। हमेशा कलर ऐसा देखते हैं कि हल्का ही सा कलर आता है ना, परमानेंट रेडिश ब्राउन आपको कलर आ गया बस, तो वहीं पर आपने इसको ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर दी। अब इसमें क्या हो रहा है? क्यों आपका रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है और क्यों इनिशियली आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा था? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन देखिए ये होता है कि जब आप लोग क्या करते हो इसको कहते हैं मोर्स मेथड। इसको कहते हैं मोर्स मेथड से आप क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू निकाल रहे हो। क्या होता है कि आपने ब्यूरेट में तो बच्चों लिया सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है, ठीक है, और आपके वाटर में क्या हो तो क्या होगा? क्लोराइड कंटेंट है।
उसी क्लोराइड कंटेंट को आपको मेजर करना है, डिटरमाइन करना है कि कितना आपके वाटर में क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट है। और आपने क्या डाला हुआ है सर, आपने पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर डाला हुआ है। तो जैसे ही आप ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही आप अपने जो आपका कॉनिकल है जिसमें आपने वाटर सैंपल लिया है उसमें डालते हो, तो सिल्वर नाइट्रेट का Ag और आपके वाटर सैंपल में जो Cl- आयंस होते हैं वो से रिएक्ट करते हैं और AgCl बनाते हैं। और AgCl आपको पता है वाइट प्रेसिपिटेट देता है ना। सिल्वर क्लोराइड हमेशा वाइट प्रेसिपिटेट आता है। ये हम लोग जो टिंचर में या अपना हाई स्कूल में जो आपने एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे तो क्लोराइड इनऑर्गेनिक आयंस का डिटर्मिनेशन में भी हम लोग यूज करते थे। तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट आता था तो हम लोग समझ जाते थे कि हमारे पास क्लोराइड है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आपने आपके ब्यूरेट में क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था, उसको सिल्वर नाइट्रेट के Ag और आपकी वाटर में जो क्लोराइड कंटेंट है मिला करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। मगर वो जल्दी ही फिर डिजोल्व हो जाएगा। आप लगातार क्या डाल रहे हो, AgNO3 डाल रहे हो, ये बना डिजोल्व हो गया। और फिर क्या हो जाता है, एक समय आने पर, एक टाइम आने पर, बहुत ध्यान सुनोगे, एक समय आने पर जब आपके वाटर में से सारे के सारे क्लोराइड कंटेंट यूज हो गए, क्या बनाने में, AgCl बनाने में, सारा का सारा आपको क्लोराइड कंटेंट कंज्यूम हो गया AgCl बनाने में। अब आप जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट की एक और ड्रॉप डालोगे तो अब Ag के पास कोई सिल्वर आयन तो बचा, सॉरी, अब Ag के पास कोई क्लोराइड आयन तो बचा नहीं जिसके साथ वो रिएक्ट कर जाए। अब Cl आयन तो सारे क्या हो गए, कंज्यूम हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं। तो अब जैसे ही आपने सिल्वर डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो अब आपके वाटर में जो पोटेशियम क्रोमेट है उसका क्रोमेट इससे रिएक्ट कर जाएगा सिल्वर के साथ और क्या बना देगा, सिल्वर क्रोमेट का रेड प्रेसिपिटेट बना देगा। तो जैसे ही ये हल्का सा कलर आया रेड प्रेसिपिटेट, आपने तुरंत अपनी रीडिंग को नोट कर लिया या ब्यूरेट को ऑफ कर दिया। क्यों ब्यूरेट को ऑफ कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट ये बता रहा है कि अब हमारे वाटर में क्लोराइड नहीं है। अगर होते तो आपका ये रेड कलर नहीं आता, क्योंकि अब नहीं है इसलिए ये रेड कलर आया। ठीक है, तो ये रेड कलर आया तो आपने रीडिंग नोट कर ली बच्चों। और इसको अब आपने क्या करा कि क्लोराइड कंटेंट जितना ज्यादा आपके वाटर में होगा उतना ही ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट यूज होगा उसको कंज्यूम करने के लिए, है ना। जितना ज्यादा आपके वाटर में क्लोराइड आयन है उतना ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट यूज होगा उसको कंज्यूम करने के लिए। तो वही बात फिर आ गई कि सिल्वर नाइट्रेट की हमने रीडिंग नोट कर ली, वॉल्यूम नोट कर लिया, कैलकुलेशन वही फिर आ गया, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब N1V1 आप चाहो तो आप मान लो वाटर के लिए मान लो, वाटर मतलब वही क्लोराइड आयंस के लिए मान लो, वाटर का मान लो N1 into V1 इज इक्वल टू N2V2। अब N1 आपको निकालना है, N1 निकालना है, ठीक है। और आपने कितना वॉल्यूम दिया था वाटर का, आपने अगर 100 ml लिया तो आपने 100 ml यहाँ लिख दिया। और जो आपका सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हो उसकी नॉर्मेलिटी भी आपको पता है, N/50 अगर आपने यूज करी है। वॉल्यूम रीडिंग जितनी भी आपकी आई है वो आपने अपनी वैल्यू पुट कर दी। अब आपने इससे क्या करें, N1 की वैल्यू निकाल दी। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, अगर आपने 100 लिया था या N/50 लिया था, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, N1 इज इक्वल टू V2/5000 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये आपके ऊपर है कि आप कितना वाटर का सैंपल ले रहे हो, कितनी नॉर्मेलिटी ले रहे हो। मतलब सिर्फ यहाँ पर लॉजिक क्या है कि आपको N1 निकालना है। जो आपकी नॉर्मेलिटी निकल आई वाटर की, अब क्या करना है, फिर वही चीज क्लोराइड कंटेंट निकाल रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। मेरी वॉइस आ रही है आपको? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वही आपका आ जाएगा तो आपके 35.5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन आपने कर दिया तो 35.5 आपका आ गया। और इसको आपने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ग्राम्स में रीडिंग है,
आपको मिलीग्राम में चेंज करना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ppm आ गया। वही जो आप ऊपर कर रहे थे सेम वही यहाँ पर भी आपके चल रहा है और कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज और जानना है कि जो सॉल्यूटिव प्रोडक्ट होता है AgCl का वो सिल्वर क्रोमेट से बहुत ही कम होता है। The soluble product of AgCl is lower than that of silver chromate. Thus, so long the Cl ions are available, the less soluble AgCl is precipitated. है ना, तो क्यों आपका AgCl precipitated हो रहा है ना, क्योंकि सॉल्युबल प्रोडक्ट जो है AgCl का कम है। कोई भी चीज का प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब उसका सॉल्युबल प्रोडक्ट आपका कम हो जाता है ना। तो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज लोअर देन दैट ऑफ सिल्वर क्रोमेट, इसलिए ये प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है पहले। और the Ag ions are not sufficient for Ag2CrO4 to be precipitated. As soon as all the Cl minus ions have been precipitated, even a drop of silver nitrate added in excess gives a red precipitate of silver chromate. ठीक है, तो ये बात आ गई कि पहले क्यों नहीं सिल्वर क्रोमेट का आ रहा था, बाद में क्यों सिल्वर क्रोमेट का आया। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले Ag क्या कर रहा है, Cl माइनस से आपके कंबाइन कर रहा है, बिकॉज द सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज लोअर देन दैट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, तो ये आपका क्लोराइड कंटेंट जिसको अपने मोर्स मेथड भी कहते हैं, ये आपको एक्सपेरिमेंट में भी कराया जाएगा और इसमें तो कोर्स में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको बच्चों सल्फेट। तो सल्फेट में क्या होता है, सल्फेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। देखिए, सल्फेट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ सल्फेट आयंस इन वाटर इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन विद बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या हो गया, दो बेंजीन है ना, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड और लीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर NH2 एमीन के दो ग्रुप्स लगे होते हैं ना, दो बेंजीन रिंग होती है और उसमें दो आपके NH2 ग्रुप्स लगे रहते हैं, है ना, डॉट HCl। तो आपका ये बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड है और ये क्या बना देता है, बेंजीन सल्फेट बना देता है। कब बना देगा, अगर आपके वाटर में क्या है, अगर ये है सल्फेट है। The estimation of sulfate ions in water is based on their reaction with benzene hydrochloride to form benzene sulfate, which is insoluble in cold and soluble in H2SO4. ये जो आपका बेंजीन सल्फेट बन गया है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपके कोल्ड में तो इनसॉल्युबल होता है, मगर जब आप इसको हॉट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो आपका सॉल्युबल हो जाता है। तो आप ये भी एक्सपेरिमेंट छोटा सा, इसमें कुछ नहीं करना है कि आपको बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड लेना है, वाटर में डालना है, ये बेंजीन सल्फेट बन जाएगा। अगर आपके पास सल्फेट है, वाटर में सल्फेट है, बन गया। इसको फिल्टर कर लेते हैं हम लोग, इसको फिल्टर करके इसको वेट कर लेते हैं ना। देखिए, add 10 ml of benzene hydrochloride solution to 10 ml of water sample, जो कि आपने 100 ml वाटर सैंपल लिया, उसको 10 ml ये डाल दिया बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड और उसको मिक्स कर दिया और उसके बाद थोड़ी उसको रख देते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है। किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, ये बेंजीन सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने फिल्टर कर लिया विद द हेल्प ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर। नंबर 4 फिल्टर का प्रेसिपिटेट, इसको फिर हमने वॉश कर लिया, वॉश द प्रेसिपिटेट ऑन फिल्टर पेपर विद मिनिमम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू फ्री ऑफ एसिड। अब क्या करना है, जो प्रेसिपिटेट हमारा अच्छे से वॉश हो गया, उसको हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। ट्रांसफर द PPT along with filter paper to a conical flask। ठीक है, अब आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अब क्या करना है, उसमें हम लोग 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। अब सैंपल वाटर नहीं डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि जो आपका प्रेसिपिटेट बना है वो डिसॉल्व हो जाए। अब ये डिसॉल्व हो गया। अब इसको टाइट्रेट द लिबरेटेड H2SO4 अगेंस्ट NaOH यूजिंग फिनोक्सिडीन इंडिकेटर। अब देखो, ये आप लोगों का यहाँ पर
आप लोगों ने अगर शायद करा हो, ये भी प्रैक्टिकल होता है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ द वाटर सैंपल। अल्कनिटी वाला कभी करा है प्रैक्टिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ द वाटर सैंपल करा है प्रैक्टिकल कभी ये? डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कनिटी ऑफ द वाटर सैंपल कभी किया है आप लोगों ने प्रैक्टिकल? Yes, ma'am. No. किया है? तो उसमें क्या इंडिकेटर यूज करते थे, क्या होता था? आपके वाटर में क्या रहता था, आपके कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये रहते थे, है ना, एल्कली रहते थे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग एसिड से टाइट्रेट करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड से टाइट्रेट करते थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, अब वाटर में क्या आ गया, H2SO4 बन गया। वाटर में क्या बन गया, H2SO4। अब इसको टाइट्रेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। NaOH हम लोग ब्यूरेट में ले लेंगे। इंडिकेटर वही वहां पर भी यूज करते थे, फिनॉक्सिडीन और मिथाइल ऑरेंज यूज करते थे, यहाँ पर भी हम लोग फिनॉक्सिडीन इंडिकेटर यूज करेंगे। बहुत ध्यान से फिर सुनेंगे क्या हम लोगों ने करा। हम लोगों ने आप सबसे पहले वाटर सैंपल लिया 100 ml, फिर उसमें बेंजीडीन हाइड्रोक्लोराइड डाल दिया। बेंजीडीन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेंजीडीन सल्फेट बना देता है। ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, इसको कैप्चर कर लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड को कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद ये प्रेसिपिटेट बन गया, इसको आपने फिल्टर कर लिया, जो रेसिड्यू आया उसको हम लोगों ने कॉनिकल में ट्रांसफर कर लिया और उसमें क्या करा, वाटर डाल के इसको हीट कर दिया। वाटर डाल के जब हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये अलग हो जाती है। ठीक है, देखो H2SO4 क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब ये जो अलग हो गया H2SO4, अब कितना H2SO4 बना है, इसको हम लोग NaOH से टाइट्रेट कर देते हैं, क्योंकि एसिड है इसलिए हमको बेस से टाइट्रेशन करना पड़ेगा। इंडिकेटर क्या यूज करते हैं में एसिड बेस में, हम लोग फिनॉक्सिडीन इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा, मतलब इतना ही ज्यादा हमारे वाटर में सल्फेट आयंस। ठीक है, अब हम लोगों ने जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में बन गया, NaOH हमारे पास ब्यूरेट में है, NaOH की नॉर्मलिटी हमको पता है, हमने फिनॉक्सिडीन इंडिकेटर डाल दिया 2-3 ड्रॉप्स और उसके बाद उसको हम लोगों ने टाइट्रेट करना शुरू करा। ठीक है, और जब हमारे पास परमानेंट पिंक कलर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा टाइट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट आ गया, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने सल्फ्यूरिक आयंस को पूरी तरीके से क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। जितना ज्यादा हमारे वाटर में H2SO4 होगा उतना ज्यादा NaOH कंज्यूम होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो अभी जब हमारा मीडियम बच्चों एसिडिक है, जब हमारे वाटर में H2SO4 है, तो फिनॉक्सिडीन कोई कलर नहीं दे रहा। ठीक है, फिनॉक्सिडीन नहीं कलर दे रहा है क्योंकि हमारा मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। जब आप बेस से टाइट्रेट करते हो, NaOH से टाइट्रेट करते हो, तो NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो NaOH क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को कंटिन्यूसली क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और एक समय आने पर जब सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH से, अब फिर आप एक ड्रॉप जैसी NaOH डालोगे, अब मीडियम एसिडिक से कैसा हो जाएगा, अब मीडियम एसिडिक से कैसा हो जाएगा, बताओ स्टूडेंट्स, ठीक हो जाएगा मैम। कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। वे आपके पास ब्यूरेट में NaOH था ना, और वाटर, आपका जो वाटर सैंपल था उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेट हो चुकी है, तो वहां मीडियम कैसा, एसिडिक मीडियम है। तो फिनॉक्सिडीन इंडिकेटर आपने डाला हुआ, तो यहाँ तो कलर पिंक कलर नहीं दे रहा है फिनॉक्सिडीन। ठीक है, मगर जब आपने NaOH ब्यूरेट से डालना शुरू करा तो NaOH क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। करते 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 एक समय आने पर जब सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH से, अब आपने एक ड्रॉप भी अगर NaOH वाटर सैंपल में डाली तो अब मीडियम क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो गया, क्योंकि पहले तो एसिडिक था, मगर वैसे वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। अब आपने NaOH डाला तो एक ड्रॉप डालते ही मीडियम बेसिक हो गया, और जैसे ही मीडियम बेसिक हुआ तुरंत फिनॉक्सिडीन का कलर चेंज हो गया, वो परमानेंट पिंक कलर में आ गया। तो आप समझ गए
कि हाँ भाई अब हमारा जितना सारा सल्फ्यूरिक एसिड था सारा का सारा कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो किसने करा? NaOH ने करा। तो जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होगा उतना ज्यादा NaOH आपका यूज होगा, ठीक है। तो NaOH की रीडिंग आपने निकाल ली। फिर वही वही आपका कैलकुलेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। अब आपने वाटर सैंपल कितना कितना लिया था? सपोज करो 100 ml लिया था, इसकी नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। फिर ये क्या है? N2V2 किसके लिए? NaOH के लिए है। NaOH का V2 क्या होगा? जो भी आपकी रीडिंग आई है। ये नॉर्मलिटी आपको पता है NaOH की कितनी आपने नॉर्मलिटी ले रखी है, वैसे भी सपोज करो ले रखी है। तो N1 की वैल्यू आपकी आ गई, नॉर्मलिटी आ गई वाटर की। अब क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ सल्फेट आयंस यहाँ पर निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? यहाँ पर 96/2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई होता है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसका जितना भी वेट होगा अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर इसका क्या होगा? -2 होगा, मतलब 2 होगा 96/2, ठीक है। तो 96/2 इसका आ गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो जैसे हम लोग करते चले आ रहे उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। अब ये आपका आंसर आ गया ग्राम्स में। अब आपको मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। सब वही जैसे ऊपर चल रहा था वही यहाँ पर भी चल रहा है। तो आपने इस तरीके से क्या निकाल दिया? सल्फेट वो निकाल दिया। इज देयर एनी क्वेरी? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है, तो इजी प्रोसीजर्स हैं, कोई ऐसे नहीं। आप लोग थोड़ा सा रीड कर लो और प्रैक्टिकल, अगर ये सब चीजें तो खैर BSc में प्रैक्टिकल में होती है, मोर्स मेथड होता है और आपको मोर्स मेथड तो होता ही होता। हाँ, और बाकी आपका ये भी होता है अल्केमी वाले प्रैक्टिकल से होते हैं, फिनोक्सिडीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में। और आपने नहीं किया है फिलहाल अभी, तो आपको कराया भी जाएगा हिस्ट्री में, तो आपको और अच्छे से याद भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डिसॉल्व CO2 की तरफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वो चलिए इसको भी डिटरमाइन हम कर सकते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइट्रेशन हम लोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। और ये जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, वो कार्बोनेट आयन से रिएक्ट कर जाता है H2O की प्रेजेंस में और आपका बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसी पर पूरा बेस आपका ये पूरा प्रैक्टिकल होता है। इसमें भी आप जो इंडिकेटर यूज करते हो, फिनोक्सिडीन इंडिकेटर यहाँ पर भी यूज करते हो, वही आपका पिंक कलर यहाँ पर भी आ जाता है। जैसे मीडियम बेसिक होगा तो आपका तुरंत पिंक कलर यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसके लिए भी क्या करना है आपको, वही आपको 250 ml आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है और उसको 25 ml अपना वाटर सैंपल ले लिया, ठीक है। अब उसमें क्या करा, वो आपने 2-3 ड्रॉप्स फिनोक्सिडीन इंडिकेटर डाला और अब क्या करा, उसको हम लोगों ने N150 सोडियम कार्बोनेट से टाइट्रेट किया। अब सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, वही आपको मैंने बताया कि CO2 के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट बना तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, मीडियम को क्या कर देगा, आपका बेसिक कर देगा मीडियम, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, फिनोक्सिडीन के प्रेजेंस में आपका जो कलर है पिंक कलर आ जाएगा, है ना। अंटिल द पिंक कलर परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। और वो आपकी 3 रीडिंग्स यहाँ पर भी लेनी है। तो आपका फिर वही कैलकुलेशन आपका यहाँ पर भी वही है, क्या है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो आपने यहाँ पर भी नॉर्मलिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी अपने वाटर की निकाल दी और फिर क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, वही उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 22 से, मतलब 22 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 22 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ग्राम्स में आया आंसर, मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया आंसर। यहाँ पे जो बी इन्होंने ले रखा है वो क्या ले रखा है, रीडिंग ले रखी है ब्यूरेज, ठीक है। ये वही यहाँ पर मैं बस आपको जो डिजिट्स है ये याद रखनी है
कि अगर CO2 है तो हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपका सल्फेट है तो आपको 48 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका? इक्विवेलेंट वेट के लिए आपका जितना भी वेट है इसका अपॉन 2 करा हमने, क्योंकि इसकी n फैक्टर क्या है? 2 है, जिससे आपने डिवाइड कर दिया है। बस बाकी पूरे सारे प्रैक्टिकल जितने भी टाइट्रेशन पर बेस्ड होते हैं बच्चों, सब एक ही तरीके से होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स करे जिसमें आयोडीन लिबरेट हो रही थी, वो कहलाते हैं हमारा आइसोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीन लिबरेट हो गया। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है इसमें बच्चों? समझ में आया ये? यस मैम। सारे के सारे आ रहे हैं इसमें। और के अलावा TDS को हम लोगों ने एक दिन और डिस्कस भी कर लिया था ना, TDS के बारे में। TDS क्या है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स होता है। इसको एनालिसिस भी मैंने आपको बताई थी कि क्या करते हैं हम लोग, कि आपने जो वाटर लिया है, जो सैंपल लिया है, उसको हम इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने से क्या होगा? जो जितना भी डिसॉल्व सॉलिड है वो तो इवेपोरेट हो नहीं पाएगा, वो क्या होगा? उसी पे नीचे आपके सेटल हो जाएगा। और फिर आप क्या करोगे? इस पे इसको आप इवेपोरेट करने पर जो आपका रेसिड्यू बचा उसको हम लोगों ने वे कर लिया। तो वे कैसे करेंगे? अभी जो आपने जिस भी डिश में आपने किया है, पूरी डिश के साथ उसको वे कर लिया और एम्प्टी डिश से माइनस कर दिया उसका वेट, तो आपका रेसिड्यू का वेट आ गया, है ना? वेट ऑफ डिश प्लस रेसिड्यू माइनस वेट ऑफ डिश, तो रेसिड्यू का वेट आपका आ गया, आपको W ग्राम। अब ppm में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका आ गया आंसर इसका भी, TDS का। बस एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि लिमिटेशन क्या होती है कि बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं कार्बोनेट्स में। ये आपको पता ही, जब हार्डनेस ऑफ वाटर आपने पढ़ा था, हार्डनेस ऑफ वाटर में आपने क्या पढ़ा था कि जितने भी बाइकार्बोनेट्स होता है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या करते हैं? मेरी टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप हीट करते हो तो दे चेंज इनटू कार्बोनेट्स, और कार्बोनेट्स क्या हो जाता है? ये नीचे आपका ये भी सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि थोड़ा सा रीडिंग में आपका चेंजेस आ जाते हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। ये आपका जो एक यस मैम। टॉपिक था केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, इससे भी आपको बच्चे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास नोट्स हैं, पढ़े इनको, देखा आप लोगों ने? I've shared all these things ना, मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ ना, देखा है आप लोगों ने, पढ़ा है इसको? यस मैम। ठीक, वेरी गुड। तो अब ये तो हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले मुझे जितना भी होता जा रहा है उसको जरूर से पढ़ते जाओ, अदरवाइज बहुत सारा आपका एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट टर्न कर लो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। ओके, तो मुझे अपनी अटेंडेंस मुझे अभी सेंड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।